वालेकुम 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। वजारत तवानाई और पावर डिवीज़न के हुक्काम की नाअहली के बायस जेट फ्यूल की स्ट्रेटेजिक ज़खायर को ख़तरे का सामना है। अहम दिफाई इदारे की जानिब से DG ऑयल को ख़त लिखकर फौरी इक़दामात का मुतालबा किया गया है। ख़त में कहा गया है कि IPPs की जानिब से फर्नेस ऑयल न खरीदने की वजह से रिफाइनरियाँ बंद होने जा रही हैं और रिफाइनरियों की जानिब से जेट फ्यूल JP8 की पैदावार बंद होने से ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल इकबाल भट्टी, बताइएगा मज़ीद क्या मुतालबा किया गया है जेट फ्यूल बंद होने के हवाले से? जी देखिए, वजारत तवानाई और पावर डिवीजन के हुक्काम की नाअहली के बायस पहले मुल्क में फर्नेस ऑयल का एक बहुत बड़ा मसला पैदा हुआ और अब उसके साथ साथ जेट फ्यूल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर को भी खतरे का सामना हो गया है। और इस सिलसिले के अंदर एक अहम दिफाई इदारे की जानिब से DG ऑयल को खत लिखा गया है, जिसकी कॉपी 92 न्यूज़ को मसूल हुई है। इस खत में इस सूरत हाल की निशानदेही की गई है कि IPPs की जानिब से फर्नेस ऑयल न खरीदने के बायस ऑयल रिफाइनरियाँ बंद हो रही हैं और बिलखसूस बाइको और PLL रिफाइनरी ने हमें आगाह किया है कि आइंदा चंद रोज में वो बंद हो जाएगी, चूंकि उनके पास फर्नेस ऑयल स्टॉक करने का ज़ख़ीरा खत्म हो चुका है। जिसकी वजह से रिफाइनरी बंद होगी तो JP8 फ्यूल जो कि दिफाई इदारे इस्तेमाल करते हैं अपने जेट्स में, उसकी पैदावार भी बंद हो जाएगी, जिससे एक बहुत मुश्किल तरीन सूरत हाल पैदा हो जाएगी। और इस सिलसिले में DG ऑयल को ये कहा गया है कि इस सूरत हाल को मजीद खराब होने से बचाने के लिए फौरी तौर पर इकदाम किए जाएं। और इसके साथ पावर डिवीजन के हुक्काम का कहना है कि IPPs को कुछ हफ्ते कब अरबों रुपए की अदायगी हुई, मुआहिदा हुआ था जिसके तहत उन्होंने 20 रोज का स्टॉक अपने पास यकीनी बनाना था। ताहम IPPs ये फर्नेस ऑयल रिफाइनरी से नहीं उठा रही, जिसकी वजह से स्टॉक फुल हो चुका है और रिफाइनरी बंद होने जा रही है। ताहम सेक्टी पेट्रोलियम की तब्दीली के बावजूद भी कोई सूरत हाल अभी तक बेहतर नहीं हो सकी और जिसके बाद अब अहम तरीन दिफाई इदारे को अपने जेट्स के लिए फ्यूल की फराहमी मुतासर होने के खदशे के पेश नज़र वजारत तवानाई को खत लिखना पड़ा है। जी सुहेल इकबाल भट्टी, हमें इस बारे में बताइएगा कि खतरा पैदा कैसे हुआ है और क्यों ये फर्नेस ऑयल खरीदा नहीं जा रहा था? देखिए, जो पाकिस्तान के अंदर हमारी रिफाइनरीज हैं, जब ये पेट्रोलियम मसनूआत तैयार करती हैं तो उसकी अंदर फर्नेस ऑयल भी हर सूरत पैदा होता है। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि फर्नेस ऑयल को ना पैदा करें। जब फर्नेस ऑयल पैदा होता है तो उसमें IPPs की जानिब से खरीदारी लाजमी होती है, लेकिन IPPs इस वक्त खरीद नहीं रही क्योंकि पावर डिवीजन उसको प्रॉपर मैनेज नहीं कर पा रहा। सेक्टी पावर को भी तब्दील कर दिया गया है, सेक्टी पेट्रोलियम को भी तब्दील किया गया है, लेकिन सूरत हाल जूं की तूं है। अब रिफाइनरीज के पास पेट्रोलियम मसनूआत जिसके अंदर JP8 फ्यूल भी शामिल है, जो कि हमारे दिफाई इदारे इस्तेमाल करते हैं, अपने जेट्स फाइटर जेट्स में इस्तेमाल किया जाता है, ट्रेनिंग में इस्तेमाल होता है। लेकिन जब रिफाइनरीज के पास स्टॉक नहीं होगा फर्नेस ऑयल का स्टोरेज के लिए, तो वो अपनी रिफाइनरीज को बंद करने पर मजबूर होती हैं। उसके अंदर सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी आयद होती है वो पावर डिवीजन पर है, पेट्रोलियम डिवीजन पर है, लेकिन उनकी जानिब से बर वक्त इकदाम न करने के बायस अब ये रिफाइनरी बंद होने के करीब हैं, बिलखसूस बाइको और PLL, जिसकी वजह से अब अहम तरीन दिफाई इदारे को इसमें इंटरवीन करना पड़ा है। और पहली मरतबा इस अहम तरीन दिफाई इदारे की जानिब से DG ऑयल को खत लिखकर सूरत हाल से मुतल्लिक आगाह किया गया है कि वो फौरी तौर पर इकदाम करें। IPPs जिन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से अरबों रुपए वसूल किए हैं, उन्होंने मुआहिदे किए, उनके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने पास 20 दिन का फर्नेस ऑयल स्टॉक रखें ताकि रिफाइनरीज की स्टोरेज में जगह पैदा हो और वो रिफाइनरीज पूरी सलाहियत पर चलें और पेट्रोलियम मसनूआत के साथ साथ JP8 जो कि जेट फाइटर तैयारी इस्तेमाल करते हैं उसमें उसकी पैदावार शुरू हो सके। अब ये इस सिलसिले के अंदर हुकाम का कहना है कि आला सतही इजलास एक बुलाया जा रहा है, जिसके अंदर इस मसले को निमटने के लिए मुख्तलिफ तजवीज़ पर गौर किया जाएगा। जी ठीक है। वजारत तवानाई और पावर डिवीजन के हुक्काम की नाअहली के बायस जेट फ्यूल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर को खतरे का सामना है। इस हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे थे ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी, शुक्रिया आपका। LNG कार्गो की मनसूखी और दरामद में कमी के बायस जनवरी में बदतरीन गैस बहरान का खदशा है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने वजारत तवानाई को 2 खत लिख दिए, तबाहकुन असरात से बचने के लिए मदद मांग ली। सुई नॉर्दर्न ने वफाकी हुकूमत से इजाफी LNG का इंतजाम करने का मुतालबा कर दिया है। सुई नॉर्दर्न का कहना है कि कार्गो मनसूखी के बायस 158 मिलियन क्यूबिक फीट गैस बंद हो जाएगी। गैस की बदतरीन क्योंकि एक बहुत ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये बड़ा मोमेंट है। ये एक ऐसा वक्त है कि हम एक उस रास्ते पे जा रहे हैं जिधर हमें बहुत पहले जाना चाहिए था। देखिए, पाकिस्तान में ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, इसलिए
کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو تنخواہ دار ہے طبقہ ہے اس کے پاس کبھی بھی اتنے وسائل نہیں کہ وہ اتنا کیش جمع کر کے گھر خرید سکے. اور ہمیں کبھی یہ سوچ نہیں آئی کہ ان لوگوں کا اگر یہ گھر نہیں خرید سکتے, ان کے پاس کیش نہیں ہے کیونکہ یہ تنخواہ دار طبقہ ہے, تو ہم کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں کہ اپنا گھر خریدیں. اور میری جتنی انٹریکشن اوورسیز پاکستانی سے, خاص طور پہ جو محنت کش پاکستانی جو باہر مزدوری کرنے جاتے تھے, اور یہ میری انٹریکشن ان سے اب سے نہیں 40-50 سال سے ہے, جب سے میں کرکٹ بھی کھیلتا تھا تو میرا باہر پاکستانیوں سے انٹریکشن رہتا تھا. ایک چیز جو وہ سب سے زیادہ خواہش رکھتے تھے کہ باہر پیسہ کمائیں گے اور پاکستان میں اپنا گھر خریدیں گے. بیچارے اپنے بیوی بچوں سے 2-2 سال نہیں ملتے تھے, یا سال میں ایک دفعہ کی چھٹی پہ, صرف اسی خواہش پہ کہ پیسہ اتنا ہو جائے کہ وہ بھی اپنا گھر بنا سکے. لیکن کبھی ہماری گورنمنٹ نے اس چیز کی, یعنی کبھی ان کو احساس ہی اس چیز کا نہیں ہوا کہ یہ بھی پاکستانی ہیں, ان کی ایک بڑی بنیادی ضرورت ہے گھر, جو سیکیورٹی گھر میں آتی ہے جب اس کا اپنی چھت ہوتی ہے. تو میں نے اس کو میں تو پاکستان کے ساتھ ہی بڑا ہوا ہوں, تو مجھے میرے ذہن میں کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ یہ کیوں ہم نے نہیں سوچا اس کا. اور اگر میں اتنا ٹائم انگلینڈ میں نہ گزارتا یونیورسٹی کے بعد, تو مجھے بھی نہیں احساس ہونا تھا, کیونکہ وہاں تنخواہ دار لوگ وہ ساروں کے پاس مارگیج فائنینسنگ ہوتی ہے, بینک فائنینس کرتے ہیں ان کو. یہ جو آج ہم نے فیصلہ کیا تو وہاں تو ہر کرتے ہیں, اور وہاں انٹرسٹ ریٹ بھی بہت نیچے ہوتی ہے, تو بڑا آسان ہوتا ہے کہ اپنا گھر اگر آپ نے لینا ہے تو آپ اپنی تنخواہ کے اندر تھوڑا تھوڑا پورشن دیں, آپ کا گھر ہو جاتا ہے. تو تب مجھے سمجھ آئی کہ یہ تو ہم نے اس چیز کا کیوں نہیں سوچا. تو اصل میں اس کا مسئلہ ہمارے ملک کا ایک ہے کہ ہمارا جو حکومتیں بنتی ہیں اور جو ڈیسیجن میکرز ہوتے ہیں وہ سوچتے ہی نہیں ہیں عام لوگوں کا. ہمارا صرف سوچ ہوتی ہے ایک ایلیٹ کی. ایلیٹ پیسے دے کے, اگر کیش دے کے گھر لے سکتا ہے تو وہ ٹھیک ہے. اگر انگلش میڈیم ایجوکیشن میں اچھی اچھی نوکریاں صرف ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے ہیں, تو کبھی سوچا ہی نہیں کسی نے کہ ایک کریکولم ایک لائن جو ساری دنیا میں ہوتا ہے. کون سے ملک میں ایک طبقاتی نظام ہوتا ہے, ایک پیسے والا امیر کے لیے ایک نظام, عوام کے لیے دوسرا نظام. وہ کبھی چینج نہیں کیا 70 سال میں. یہ پہلی دفعہ ایک سنگل کریکولم کی طرف جا رہے ہیں ہم. پھر اسپتالوں میں اچھے بھلے گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہوتے تھے, آہستہ آہستہ پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں اچھا علاج ہو گیا اور گورنمنٹ ہاسپٹلس کے اندر سٹینڈرڈ نیچے جانی شروع ہو گئی, کیونکہ جو ڈیسیجن میکرز تھے, جنہوں نے فیصلے کرنے تھے, وہ یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتے تھے یا ملک سے باہر اپنا علاج کرتے تھے. تو کوئی فکر نہیں تھی عام آدمی کو کیا ہو. تو یہ ایلیٹس مائنڈ سیٹ ہے, اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے. ہماری جو ڈیولپمنٹ تھی ملک کی, وہ ایک ورڈ انگریزی کے انکلوسیو کبھی نہیں تھی. چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا گیا, عام لوگ وہیں کے وہیں رہ گئے, اور اس سے ہمارے ملک کو بڑا نقصان پہنچا. جو چائنا کی ڈیولپمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں, وہ ایک دم 30-40 سال میں دنیا کی سپر پاور اس لیے بنے کہ انہوں نے نچلے طبقے کو ساتھ اوپر لے کے گئے. تو جب آپ ایک کتنا بڑا فاصلہ کر لیں گے چھوٹے سے امیر اور غریب کا, تو 22 کروڑ عوام ہے ہماری. ہمارا ایک بڑا طاقتور ملک ہونا چاہیے, ہماری بڑی مارکیٹ ہونی چاہیے, دنیا کی سب بڑی ملٹی نیشنلز کو پاکستان میں آنا چاہیے. لیکن جب اتنا صرف چھوٹے سے طبقے کا بائنگ پاور ہوگی اور نیچے لوگ غربت پہ ہوں گے, تو وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. جو چائنا نے ثابت کیا. چائنا اور ہندوستان کا کیا فرق ہے؟ چائنا کا ایک ہی جگہ پہ تقریباً کھڑے تھے 30-40 سال پہلے. آج وہ چائنا کدھر پہنچ گیا, ہندوستان کدھر, کیونکہ ہندوستان میں بھی امیر غریب میں بہت فرق ہے. تو ایک تو یہ آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے اس راستے پہ نکل گئے, جس طرح میں نے کہا جدھر ہمیں بہت پہلے جانا چاہیے تھا, کہ عام تنخواہ دار طبقہ, لیکن وہ کم آمدن والے لوگ, ان کو اب پہلی دفعہ موقع ملے گا اپنا گھر بنانے کے لیے. اور یہ مشکل تھا کیونکہ سسٹم ہمارا کوپ ہی نہیں کرتا تھا. ہمارے بینکس
ہمارے بینکس کی جو سارا جو اس کا ایٹماسفیئر تھا، وہ ایک عام آدمی اندر ہمارے بینکوں میں جاتے ہوئے ڈرتا تھا. پہلے تو انگریزی میں بولتے ہیں سارے، اوپر سے ٹائی شائی پہن لیتے ہیں. وہ بیچارہ عام آدمی وہ ایلین اپنے آپ کو سمجھتا ہے. وہاں سسٹم ہی ہمارا ان کو اکوموڈیٹ نہیں کرتا. تو یہ جو آج میں خاص مبارک دینا چاہتا ہوں اپنے بینکس کو کہ انہوں نے پہلی دفعہ یہ جو آپ فگرز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم 6 مہینے میں عام آدمی کو قرضے ملنے شروع ہو گئے، اپنے آپ کو چینج کیا بینکس نے. اور میں یہ امید رکھوں گا کہ اب آپ اس کو مزید اور مارکیٹ کریں تاکہ اور لوگ آپ کے پاس آئیں، کیونکہ اب بہت ڈیمانڈ ہے لوگوں کی اپنا سر کے اوپر چھت کی، بہت ڈیمانڈ ہے. اور یہ جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ چینج ہو گیا ملک، یہ عام آدمی بھی اپنا گھر لے سکتا ہے قسطوں کے اوپر، تقریباً وہی قسطیں جو وہ کرایہ دیتا ہے اسی کے اوپر وہ اس کا گھر لے سکتا ہے. یہ ایک بہت بڑا چینج آئے گا. ایک تو سب سے بڑی مجھے خوشی ہوگی کہ ہم اس طبقے کو جو ترستا رہتا ہے کہ اپنی چھت ہو، اپنے گھر پہ اپنا گھر ہو، تو ایک تو ان کے لیے یہ بہت بڑا آج سب سے زیادہ تو خوشی اس پہ ہے. لیکن دوسرا یہ انشاءاللہ ہماری ساری اکانومی کو اٹھا دے گا کہ جب یہ جس طرح کی اب لینڈنگ شروع ہوئی اور بینکس کریں گے، تو جس طرح کی کنسٹرکشن کے اندر جو اضافہ ہوگا تیزی سے، کیونکہ ہمارے ملک میں بڑی سپریس ڈیمانڈ ہے. بہت زیادہ لوگ ہیں جو گھر چاہتے ہیں اور اب تک بڑے کم لوگوں کے پاس ہے. اور وہ اس کی بدقسمتی ہے کہ کچی آبادیاں بن جاتی ہیں جا کے، کیونکہ ہم وہ افورڈ نہیں کر سکتے اپنے گھر. تو اس لیے یہ جو سپریس ڈیمانڈ ہے، جتنا اب آپ اس کو پبلسائز کرتے رہیں گے یہ سیکٹر تیزی سے جائے گا. رکاوٹیں بڑی تھیں جو شوکت طری نے بات کی. سب سے پہلے تو فورکلوجر لا تھا، وہ پھنسا ہوا تھا. اور وہ پھر سے میں کہتا ہوں، یہ تو اگر 90s سے یہ لا پھنسا ہوا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی گورنمنٹ کی موٹیویشن ہی نہیں تھی کہ جا کے اس کو عدالت میں جا کے کیس جیتے ہیں. اور دوسرا جو یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ انٹرسٹ ریٹ اتنا اوپر ہوتا ہے کہ عام آدمی کبھی بھی اس سود کی سطح پہ وہ قرضہ نہیں لے سکتا. تو اس کے لیے ہم نے سبسڈائز کیا ہے. اور انشاءاللہ جیسے جیسے ہماری اکانومی بڑھے گی ہم یہ سبسڈی بھی بڑھاتے جائیں گے عام لوگوں کے لیے، تاکہ ان کے لیے آسانی ہو، آسان قسطوں کے اوپر وہ مہینے کی تنخواہ میں اپنا گھر خرید سکے. میں پھر سے آپ اپنے بینکرز کا خاص طور پہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اتنی جلدی چینج آ گیا ہے کہ انہوں نے عام آدمی کے لیے بھی اب اس میں اردو میں بات چیت شروع کر دی ہے. شلوار قمیض میں بھی اگر بٹھا دیں گے تو وہ اور زیادہ آسان ہو جائے گا، وہ گھبرائے گا نہیں. اور رضا آپ کے لیے کہ آپ نے اس پہ پورا زور لگایا، اور جنرل حیدر خاص طور پہ آپ کے لیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ ہمیں 1 سال میں کتنی ہم نے رکاوٹیں دور کی ادھر تک پہنچنے کے لیے. شکریہ جی. کے علاقے رامفورڈ میں پاکستانی سٹیج فنکاروں نے مزاحیہ ڈرامہ یہ ہماری پارٹی ہو رہی ہے پیش کر کے شائقین کے دل موہ لیے. دلچسپ کامیڈی ڈرامے میں مشہور مزاحیہ اداکار شہزادہ غفار، البیلا، سخاوت ناز اور دیگر نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا. فی البدیہہ جملوں، شرارتی فکروں نے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر دی. تفصیلات سلیم صابری کی رپورٹ میں دیکھیے. برطانیہ بھر میں پاکستانی فنکاروں کی مزاحیہ پارٹی جاری ہے. اس پارٹی کی خوبصورت پرفارمنس، نٹ کھٹ جملوں کو اوورسیز پاکستانی خوب انجوائے کر رہے ہیں. ایسٹ لندن کے علاقے رامفورڈ میں بھی پاکستانی فنکاروں نے اپنی خوبصورت پرفارمنس سے کمیونٹی کے دل موہ لیے. شادی کرنی ہے شیخ صاحب سے جانے والا مگر ساڈی تے بلی نے ہلے بچے نہیں دیتے، اس کا علاج کراؤ نا. یہ ہماری پارٹی ہو رہی کے نام سے ہونے والے شو میں پاکستان سے آئے مشہور مزاحیہ فنکار شہزادہ غفار، ہنی البیلا، سخاوت ناز اور دیگر نے شاندار پرفارمنس سے خوب داد وصول کی. کیونکہ اسی کہ آپ کہہ رہے راجا صاحب بیٹے نے ساڈے سجانے کیونکہ لاہوری ڈیرا لاہوری ڈیرا ہائے ہائے لاہوری ڈیرا کبھی لاہوری ڈیرا اچھی خوراک اچھی سیکنڈ ہینڈ واسطے لاہوری ڈیرے تے ضرور چکر لاؤ باج.
फनकारों ने अपने शरारती जुमलों से महफल को कश्ते ज़ाफ़रान बनाए रखा। ਕੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗਿਆ। इस मौके पर खूबसूरत पाकिस्तानी गीतों पर फनकारों ने रक्स भी पेश किया। आखिर में फनकारों ने शायकीन का भरपूर पिज़राई पर शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बरतानिया में जिस मोहब्बत से उन्हें नवाजा है वो कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे। सारे यूके में हमें माशाल्लाह बहुत रिस्पांस मिला, बहुत ही मोहब्बत की हमारे देखने वाले चाहने वालों ने। अपने मुल्क और दूसरे मुल्क के लोगों ने भी शो को बहुत एंजॉय किया। ख़ास तौर पे लंदन के दाएं बाएं जितने भी शो किए बहुत ज़्यादा थे। यूके वालों की मोहब्बत का और हमारे जितने ओवरसीज पाकिस्तानी उनकी मोहब्बत का एहसास इस मौसम में हुआ है। इस मौसम में बंदा वैसे अपने काम घर से बाहर नहीं जाता, तो वो हमारी मोहब्बत में हॉल में तशरीफ़ लाए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। हमारा ड्रामे का जो है ना वो एक चार चांद लगा दिया उन्होंने यहाँ पे आके। तो मैं सलूट करता हूँ अपने उन तमाम दोस्तों को, अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को जिन्होंने मैं इंग्लैंड यूके में वेलकम किया, उनका बहुत शुक्रिया। ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ ओ यार ये खावंदा सब बड़ा दम करते हैं मुझसे, अल्लाह खुश रखे इन्हें। तो बहुत अच्छा लगा यूके में आके, बड़ा अच्छा लगा इंशाल्लाह। शुरा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ना सिर्फ फनकारों की परफॉर्मेंस को सराहा बल्कि खुशी के लम्हात फराहम करने पर उनकी बेहद तारीफ की। उनका कहना था कि कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से लोग इस तरह की खूबसूरत तकरीबात से महरूम हो चुके थे। ऐसी तकरीबात ने लोगों के चेहरों पर खुशियाँ बखेर दी हैं। बहुत अच्छी गैदरिंग हुई है। एशियन कम्युनिटी को एक इंटरटेनमेंट देने के लिए इस पैंडेमिक के सिचुएशन में हमने एक गेट टुगेदर किया और हमारे फनकार माशाल्लाह पाकिस्तान से आए हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। यहाँ के लोगों को 2 साल से एक डिप्रेशन था, प्रॉब्लम्स थे, लोग घरों में बैठे थे कोरोना की वजह से, तो उनकी परेशानियों को दूर करते हैं, ये हंसी बिखेरते हैं। ये बहुत बड़ा कम्युनिटी का काम है कि किसी बंदे को डिप्रेशन से ख़त्म करना, उनके चेहरों पे मुस्कुराहटें लाना। तो हम इनके शुक्रगुजार हैं कि ये पाकिस्तान से आए हैं और हम इसलिए यहाँ के आए हैं कि इनको प्रमोट किया जाए, इनकी हौसला अफजाई की जाए। इस तरह के शो से ये है कि एक बंदे को एनर्जी मिलती है, एक दोबारा बंदा फ्रेश हो जाता है। तो इस तरह के शो यूके में होने चाहिए ताकि जो भी यहाँ पे हमारी एक सोसाइटी है वो आती है, गेट टुगेदर होता है, इससे एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, एक बंदा फ्रेश हो जाता है। आज का शो बहुत अच्छा था और मैं तो स्पेशली लाइक ऑफ करके सीधा आया हूँ। और इस तरह के जो हमारे पाकिस्तानी फनकार हैं अगर वो रेगुलर बेसिस पे आते रहे तो हमारी न्यू यूथ के लिए भी बहुत अच्छा था। अपनी कम्युनिटी को हमने प्रमोट किया, इसमें लोगों को कोविड में जो पैंडेमिक से निकालने के लिए हमने ये कोशिश कर रहे हैं, तो आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। ईस्ट लंदन के एशियाई कम्युनिटी इलाके में ये पहला मज़ाहिया ड्रामा था जो कि कोरोना लॉकडाउन के बाद यहाँ पेश किया गया। पाकिस्तानी फनकारों के स्टेज ड्रामे को ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बेहद पसंद किया है। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। बरतानिया के दीगर शहरों की तरह लंदन भी क्रिसमस की रोशनियों से जगमगा उठा है। मुख्तलिफ दुकानों पर क्रिसमस के हवाले से अशिया की फ़रोख्त जारी है। मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात क्रिसमस को मनाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। सलीम साबरी रिपोर्ट करेंगे। बरतानिया में क्रिसमस की रौनकें अरूज पर पहुंच गईं। दीगर शहरों की तरह लंदन की सज धज भी काबिल थी। सेंट्रल लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट को खूब लाइटों से सजा दिया गया है जिसे देखने के लिए शहरियों का तांता बंधा रहता है। दीगर इलाकों में भी क्रिसमस और इमारतों को रोशनियों और बरकी कुमकों से सजा दिया गया। दुकानों पर क्रिसमस के हवाले से अशिया की फरोख्त जारी है। खसूसी सेल की वजह से हर तरफ खरीदारों का रश दिखाई देता है जो न सिर्फ खरीदारी बल्कि तारीखी इमारतों की सज धज से भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। 24 दिसंबर की रात को मुख्तलिफ गिरजा घरों में कैरल सर्विसेज मुनक्कद की जाएंगी, जबकि क्रिसमस का बड़ा प्रोग्राम मुख्तलिफ गिरजा घरों में 25 दिसंबर की शाम को मुनक्कद किया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ बिशप और पादरी हजरात ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के हवाले से लेक्चर देंगे। इसके अलावा तकरीबात में मसीही दुआया गीत भी पेश किए जाएंगे। ईस्ट लंदन में हर साल क्रिसमस की सबसे बड़ी तकरीब एल्फ्रेड के सेंट एंड्रयू चर्च में मुनक्कद की जाती है। पिछले साल कोरोना वायरस की वजह से ये तकरीब मुनक्कद नहीं की गई थी और अब भी मौजूदा कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नजर इस साल भी ये तकरीब मुनक्कद होने की इम्कानात कम दिखाई देते हैं। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। डचेस ऑफ कैम्ब्रिज शहजादी कैथरीन ने क्रिसमस के हवाले से अपने पैगाम में उन लोगों का खुसूसी शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने वबा के दौरान अपनी कम्युनिटीज़ को भरपूर सपोर्ट किया। उनका कहना था कि हमने काफ़ी मुश्किल वक्त गुजारा है और इस मुश्किल वक्त में साथ देने वालों की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। शहजादी कैथरीन का ये वीडियो पैगाम कुछ रोज़ पहले उस वक्त रिकॉर्ड किया गया जब वो क्रिसमस की तकरीब में शिरकत के लिए वेस्टमिंस्टर एबे पहुंची थी।
We wanted to say a huge thank you to all those amazing people out there who've supported their communities. We also wanted to recognise those whose struggles perhaps have been less visible too. We've been through such a bleak time. We've seen so many challenges, we've lost our loved ones, we've seen our frontline workers under immense pressure, and also we've been more emotionally and socially distanced and isolated from each other. But I suppose through that separation, we've also realised how much we need each other and how acts of kindness and love can really bring us comfort and relief in times of distress. बरतानिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट गैर मामूली तेज़ी से फैलने लगा है। ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार और हुकूमती वार्निंग के बाद अवामी मकामात सुनसान होने लगे। लंदन के वेस्ट एंड पर जहां हर वक्त शहरियों का जमकटा लगा रहता था, साएं साएं करने लगा। कई कारोबारी मराकज़ बंद हो चुके हैं। शहरियों ने घरों से बाहर निकलना छोड़ दिया है। आइए देखते हैं वसीम काज़मी की रिपोर्ट में। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने तेजी से बरतानिया में पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। एक तरफ क्रिसमस की तैयारियां, दूसरी जानिब कोरोना के नए वेरिएंट का तेजी से फैलाव जारी है। हुकूमती वार्निंग के बाद शहरियों ने भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना शुरू कर दी। लंदन के इलाके वेस्ट एंड में इन दिनों खामोशी का राज है। आमतौर पर यह इलाका शहरियों सयाहों से भरा होता है और यहाँ खूब रौनक होती है, लेकिन ओमिक्रॉन के गैर मामूली फैलाव के बाद शहरी मुहतात हो गए हैं। कारोबारी अफराद ने भी दुकानें बंद करना शुरू कर दी हैं। पिछले हफ्ते बरतानिया में कोरोना के नए वेरिएंट के रिकॉर्ड केसेस सामने आए। मीडिया पर रिपोर्ट्स आने के बाद शहरियों ने एहतियाती इक़दाम शुरू कर दिए हैं। क्रिसमस के बावजूद लोग घरों में रहने को तरजीह दे रहे हैं। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद सनती कारोबारी इदारों को वर्कर्स की कमी का शदीद सामना है। वजीर आज़म बोरिस जॉनसन ने अगरचे क्रिसमस से पहले हिफाजती इक़दाम नाफिज न करने की यकीन दहानी कराई है, लेकिन वबा के हवाले से मुश्किल सूरत हाल दरपेश है। इस बात का इकरार वजीर सेहत साजिद महमूद भी करते हैं। बरतानवी हुकूमत के नए इक़दाम स्कॉटिश हुकूमत से मिलते जुलते हैं, जिनका गुज़िश्ता रोज ऐलान जारी किया गया था। बरतानवी मीडिया ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव को खुसूसी कवरेज दी है और शहरियों को हकायक से बाखबर रखते हुए मुकम्मल एहतियात की तलकीन की है। अखबारात में क्रिसमस और कोरोना के हवाले से खुसूसी शह सुर्खियां भी लगाई गई हैं। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। इंग्लैंड में सेल्फ आइसोलेशन के कवायद में तब्दीली कर दी गई है, जिसके बाद कोविड से मुतासर अफराद 2 मनफी टेस्ट के साथ आइसोलेशन 10 की बजाय 7 रोज़ में ख़त्म कर सकेंगे। हेल्थ सेक्रेटरी साजिद जावेद का कहना है आइसोलेशन कवायद में तब्दीली सेहत के माहिरीन की रहनुमाई के बाद की गई। इक़दाम का मकसद ओमिक्रॉन की ताज़ा लहर से निमटना है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए बरतानवी हुकूमत मुतहरक हो गई। सेल्फ आइसोलेशन कवायद में तब्दीली कर दी गई। नई पॉलिसी के मुताबिक कोविड से मुतासर अफराद 2 मनफी टेस्ट के साथ आइसोलेशन 10 की बजाय 7 रोज में खत्म कर सकेंगे। नई गाइडलाइन का इतलाक वैक्सीन लगवाने या ना लगवाने वाले तमाम अफराद पर होगा। बरतानवी हुकूमत के नए कवायद के मुताबिक अगर पिछले जुमे को कोरोना की अलामात के सबब किसी शख्स ने आइसोलेशन इख्तियार की थी तो वो क्रिसमस के दिन शराइत पूरी करने पर अपनी आइसोलेशन खत्म कर सकता है, लेकिन ऐसे अफराद जिनमें अलामात मौजूद हों उन्हें बदस्तूर आइसोलेशन इख्तियार करने की हदायत की गई है। कवायद के मुताबिक ऐसे अफराद जो 7वें रोज आइसोलेशन खत्म करेंगे उन्हें सख्ती के साथ कहा गया है कि वो सेहत के खतरात से दुचार अफराद के राब्तों, इज्तिमात में तंग मकामात पर लोगों से मेल जोल से गुरेज करें और ऑफिस जाने के बजाय अपने घर से ही काम करें। ताहम ऐसे अफराद जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी हैं उन्हें आइसोलेशन के 10 दिन मुकम्मल करने की हदायत भी की गई है। This decision has been informed by the advice from our clinicians at the UK Health Security Agency, who have looked at this very carefully, and they are very comfortable that the protection that's provided by making this change so that people can leave isolation after day 7 as long as they've taken these 2 lateral flow tests and the results are negative, that the protection it provides is very similar to 10 days of isolation without test. बरतानवी हुकूमत की जानब से ये ताज़ा तरीन इक़दाम ऐसे वक्त सामने आया है जब वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने गुज़श्ता रोज इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि क्रिसमस से पहले मजीद पाबंदियां आयद नहीं की जाएंगी। दूसरी जानब ट्रेन ऑपरेटर्स ने हुकूमत के इस इक़दाम को बेहद सराहा है, क्योंकि अमले की गैर हाजिरी के बायस रोजाना दर्जनों ट्रेनें मनसूख की जा रही हैं, जबकि सियासी क़यादत ने क्रिसमस के बाद लगाई जाने वाली मुमकिन पाबंदियों के बारे में सोचो बचार शुरू कर दी है। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़, यूके। सऊदी अरब में मकबूजा कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी के अजीम रहनुमा कारी अब्दुल बासित मरहूम की याद में तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। मज़ीद जानते हैं उमैर अली की इस रिपोर्ट में।
मकबूजा कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी के अजीम रहनुमा कारी अब्दुल बासित मरहूम की याद में तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि कारी अब्दुल बासित पाकिस्तान समेत सऊदी अरब में आज़ादी कश्मीर के लिए एक तवाना आवाज़ थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाई और कश्मीरी आवाम के साथ इजहार यकजहती करते रहे। कश्मीरी रहनुमा सरदार परवेज का कहना था कि मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए हमें हर फोरम पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान कश्मीर का मुकदमा लड़ते हुए कश्मीरियों को भी अपने साथ मिलाए, ताकि वो भी कश्मीर की आज़ादी के लिए दुनिया के अहम फोरम्स पर अपना किरदार अदा कर सके। भारतीय मजालिम को मजीद बेनकाब किया जा सकेगा। तकरीब से हाजी मुमताज़, एहसान दानिश, सरदार सलीम आफ्ताब, रशीद अहमद, अब्दुल हमीद, सरदार आसिम आफ्ताब और दीगर ने भी खिताब किया। उनका कहना था कि कश्मीर की आज़ादी के लिए कारी अब्दुल बासित की काविशों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता और उनके मिशन को जारी रखा जाएगा। तकरीब में शुरका ने इस अज़म का इजहार किया कि कश्मीर की आज़ादी तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी और हर फोरम पर आवाज़ उठाई जाएगी। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस यूक्रेन, नेटो, अफगानिस्तान, अमेरिका और यूरोप समेत कई आलमी इश्यूज़ पर सहाफ़ियों के सवालों के जवाबात दिए। कहते हैं मगरबी ममालिक सोवियत रियासतों से दूर रहें, नेटो को मशरिक़ की जानिब ना फैलाएं, यूक्रेन की मौजूदा हुकूमत के साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। रूसी सदर ने मज़ीद क्या कहा, जानते हैं शाहिद घुमन की रिपोर्ट में। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में दबंग ऐलान, मगरबी ममालिक को सोवियत रियासतों से दूर रहने की वार्निंग दे दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के 500 से जायद सहाफ़ी शरीक हुए, जिन्होंने रूसी सदर से ताबड़तोड़ सवालात किए। सहाफ़ियों के सवालों के जवाब देते हुए रूसी सदर का कहना था, मगरबी ममालिक साबिक सोवियत रियासतों से दूर रहें और नेटो को मशरिक़ की जानिब न फैलाएं। मौजूदा यूक्रेन की हुकूमत के साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। रूस का मुस्तकबिल का लाइहा अमल सिक्योरिटी रूसी गारंटी से वाबस्ता है। अमेरिका और नेटो गारंटी देंगे तो रूस यूक्रेन से मुतल्लिक अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करेगा। चारों तरफ फौजी अड्डे बनाए जा रहे हैं, जिस पर रूस भी जवाबी इक़दाम करने का हक रखता है। एक सवाल के जवाब में सदर पुतिन ने कहा कि यूरोप में गैस के बहरान का जिम्मेदार मॉस्को नहीं, जबकि ये यूरोप का अपना पैदा करदा बहरान है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस और चीन मुश्तरका तौर पर हाईटेक हथियार तैयार कर रहे हैं। हम मिलकर बायोटेक किस्म के हथियार भी तैयार कर रहे हैं, जिनमें खलाई तैयारी और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। रूस और चीन के दरमियान जामे शराकत दारी है। सदर पुतिन ने अफगानिस्तान को तस्लीम करने के एक सवाल के जवाब में कहा कि वो चाहते हैं कि खित्ते की सूरत हाल मुस्तहकम हो, लेकिन हुक्काम को शिद्दत पसंदों और मंशियात के फैलाव का खदशा है। जिन ममालिक ने अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, उनको चाहिए कि वो अफगान अवाम की मदद करें। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिका की तरफ से बताया जा रहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं। दोनों फरीकों की बातचीत जनवरी में जिनीवा में होने का इम्कान है। शाहिद गुमन, 92 न्यूज़, मॉस्को, रूस। सऊदी अरब में वजारत कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से होने वाले मुकाबलों में पाकिस्तानी तलबा ने मैदान मार लिया। मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल करके दयार गैर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में सऊदी वजारत कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से मुनक्किद होने वाले मुकाबलों में पाकिस्तानी तलबा ने भरपूर शिरकत की। मुकाबले में सऊदी अरब समेत मिडल ईस्ट के दीगर ममालिक के तलबा शरीक हुए। कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की थ्योरी और प्रैक्टिकल के शोबे में पाकिस्तानी तलबा ने पहली पोजीशन हासिल की। मुकाबलों में पाकिस्तानी तलबा सतीश, मुख्तार, इकरा, फातिमा, अदनान और रिजवान ने शिरकत की, जिन्हें कामयाबी पर सऊदी कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से पहला इनाम दिया गया। पाकिस्तानी तलबा के हमरा महरान यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर फ़हीम खावर का कहना था कि पाकिस्तानी तलबा ने तीसरी बार मुकाबला जीतकर हैट्रिक पूरी कर ली। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने तलबा की शानदार कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। पाकिस्तान कौंसलेट इस्तंबुल ने पासपोर्ट्स की ताख़ीर के हवाले से प्रेस रिलीज़ जारी कर दी, जिसमें कहा गया है कि कोरियर कंपनी के साथ पासपोर्ट ऑफिस के मामला तय पाते ही सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। तुर्की के शहर इस्तंबुल में पाकिस्तानी कौंसलेट की तरफ से नई प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि 10 दिसंबर 2021 से कौंसलेट हज़ा को पासपोर्ट ऑफिस इस्लामाबाद से कोई पासपोर्ट वसूल नहीं हुआ। लिहाजा वो लोग जिन्होंने अपने पासपोर्ट 1 दिसंबर 2021 के बाद कौंसलेट प्रोसेस किए हैं, इंतज़ार करें। कौंसल खाने के मुताबिक जैसे ही पाकिस्तान में कोरियर के साथ पासपोर्ट ऑफिस के मामला हल होंगे, कौंसल खाने के ट्विटर अकाउंट पर ताज़ा तरीन सूरत हाल बता दी जाएगी। कौंसलेट ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ट्विटर ID को मुसलसल फॉलो करने की तरगीब दी है।
ओंटारियो हुकूमत स्विच हेल्थ के इश्तराक से एक बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन सेंटर बना रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। ओंटारियो हुकूमत ने वैक्सीन क्लिनिक्स की तादाद बढ़ाने पर काम शुरू कर दिया। ये वैक्सीन सेंटर मुख्तलिफ शहरों में खोले जाएंगे और मौजूदा क्लिनिक्स को भी अपडेट किया जाएगा। लोगों को भी वैक्सीन के बारे में आगाही दी गई ताकि वो खुद और अपने खानदान को वैक्सीन लगवाएं। ओंटारियन हुकूमत ने रोजाना 19,000 वैक्सीन की डोज लगाने का फैसला किया है।